दोस्तों, नई एनजीओ बनाते हुए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि एनजीओ 3 तरह से बनती है, मैं बता रहा हूं आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन फैक्टरों को आपको लेना है नई एनजीओ बनाते हुए। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं, सर हम एक एनजीओ बनाना चाहते हैं, आप बताइए क्या बनाओ। नहीं दोस्तों, मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो आपसे पूछूंगा कि आपका विजन क्या है। आप नेशनली इंटरनेशनली काम करना चाहते हैं, आपके पास बजट कितना है, आप एक डिस्ट्रिक्ट में करना चाहते हैं, स्टेट में करना चाहते हैं, कंट्री में करना चाहते हैं, एशिया पैसिफिक में करना चाहते हैं, वर्ल्ड में करना चाहते हैं, पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करना चाहते हैं। मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आप जब एनजीओ बनाएंगे, क्या सारी वर्किंग आपके डिपेंड पे है, आप कितने मेंबर होना चाहते हैं, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अपने हाथ में क्या रखेंगे, क्या आप जो हैं अपने हाथ में रखना चाहते हैं, क्योंकि मेहनत आप कर रहे हैं, पैसा आप लगा रहे हैं। सोसाइटी के केस में 7-8 मेंबर अलग होते हैं, है ना, ट्रस्ट के केस में 2 मेंबर होते हैं, कंपनी के केस में 2 मेंबर होते हैं। तो आप मैनेजमेंट अपने हाथ में रखना चाहते हैं तो अलग डिसीजन होगा। तो आप ये जरूर क्लैरिफाई करें एनजीओ बनाते हुए। सबसे पहले आप ये देखेंगे आप किस एक्टिविटी पे एनजीओ बनाना चाहते हैं, किस एरिया के लिए बनाना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट के लिए, स्टेट के लिए, इंडिया के लिए, वर्ल्ड के लिए। आप मैनेजमेंट अपने हाथ में रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते। जैसे मैं कितने हॉस्पिटल्स में गया, उन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया, उन्होंने कहा सर हम चाहते हैं कि हमारी एक सोसाइटी बने, कैंसर पे बने, एड्स पे बने, हम एक सोसाइटी बनाना चाहते हैं जिसमें एक्सपर्ट लोग होंगे और हम चाहते हैं कि 2 साल ये प्रेसिडेंट रहे, 2 साल ये प्रेसिडेंट रहे। तो आई विल एडवाइस फॉर सोसाइटी। मैं ट्रस्ट के लिए नहीं करूंगा, क्योंकि ट्रस्ट में जो ओनरशिप होती है वो आपके हाथ में होती है, आपको कोई चेंज नहीं कर सकता, जिंदगी भर तक के लिए आपके साथ रहेगी। तो जब आप एनजीओ बनाएंगे तो आपको ये देखना है कि आपका स्कोप जो है वो कहाँ तक रखना चाहते हैं। नेक्स्ट, जब आप एनजीओ बनाएं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपके रूल रेगुलेशन क्या बने हुए हैं। अगर आप एनजीओ बना रहे हैं तो ये जरूर रखें कि अगर आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो आपका जो राइट है वो कैसे ट्रांसफर होगा, क्या आपके लीगल हायर को होगा या जो गवर्निंग बॉडी है वो किसी नए बंदे को ले लेगा। एक नहीं, बहुत सारे केस ऐसे देखे हैं जहां पे आपकी सोसाइटी चल रही है और बड़ी मेहनत करी, जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बहुत अच्छा सेटअप कर दिया, अब उन्हें पैरालिसिस हो गया। प्रैक्टिकल केस बता रहा हूं मैं आपको, नाम नहीं बता रहा जानबूझ के, पैरालिसिस हो गया। अब उसके बच्चे सोचते हैं कि भाई उनकी जगह मैं आ जाऊं, लेकिन वो आ नहीं सकते क्योंकि ड्राफ्टिंग में डिफेक्ट था। उन्होंने जो ड्राफ्टिंग करी थी उसमें क्लियर कट लिखा हुआ था गवर्निंग बॉडी जो है मिसहैपनिंग के केस में गवर्निंग बॉडी मीटिंग बुलाएगी और उसमें से प्रेसिडेंट को सिलेक्ट कर लिया जाएगा, नए मेंबरों को हम एंटर नहीं होने देंगे। तो सब कुछ उनका होते हुए भी वो बेचारे जीरो हो गए, उनके बच्चों को कुछ भी नहीं मिल पाया। तो जब आप नई एनजीओ बनाएंगे तो आपको ये भी देखना है कि आपके जो रूल रेगुलेशन है वो क्या कहते हैं, आपके साथ मिसहैपनिंग हो जाए तो आपका राइट कैसे ट्रांसफर होगा, आपके लीगल हायर पे कैसे रहेगा, आप लाइफ मेंबरशिप चाहते हैं या नहीं चाहते, क्या आप जिंदगी भर तक के लिए रहना चाहते हैं या नहीं चाहते, आप चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहे हैं या रिलीजियस कर रहे हैं। तो आपको ये जरूर क्लियर रहना चाहिए कि चैरिटेबल क्या होता है, रिलीजियस क्या होता है। आपको जनरल साइंस में पता हुआ है कि चैरिटेबल है, रिलीजियस ऐसा नहीं है। दोस्तों, इनकम टैक्स में चैरिटेबल का मीनिंग अलग है, सर जीएसटी में जो चैरिटेबल मीनिंग है उसका मीनिंग अलग है, किसी अलग मिनिस्ट्री में चैरिटेबल का मीनिंग अलग होता है। तो आपको इस चीज़ की जरूर नॉलेज होनी चाहिए एनजीओ बनाते हुए कि चैरिटेबल का मीनिंग क्या है, रिलीजियस का क्या मीनिंग है, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, किस तरह से आप दोनों को डिफरेंस को यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, रिलीजियस के केस में एटीजी नहीं मिलता, चैरिटेबल के केस में मिलता है। अब अगर आपने उसके ऑब्जेक्टिव में रिलीजियस डाल दिया तो आपको एटीजी में दिक्कत आ जाएगी, और आप तो सोचेंगे क्योंकि आपकी एनजीओ बन चुकी होगी, एटीजी आपको 6-7 महीने बाद मिलेगा, तब आपको पता लगेगा एटीजी रिजेक्ट हो गया अगर आपके रिलीजियस ऑब्जेक्टिव है उसमें। और एनजीओ के किसी भी केस में दोस्तों ध्यान रखना, ड्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आपके रजिस्ट्रेशन होंगे, उसके बाद जो आपकी फंडिंग के लिए होगा, सब कुछ ड्राफ्टिंग पे बेस है। चाहे आप सोसाइटी बनाएं, ट्रस्ट बनाएं, सेक्शन 8 कंपनी बनाएं, कुछ भी बनाएं, सब ड्राफ्टिंग बेस्ट है। तो एनजीओ बनाते हुए दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखना। इलेक्शन कब करने हैं, इलेक्शन के साथ इंटरेस्टेड हैं, वोटिंग होनी है नहीं होनी है, क्या वोटिंग कब होगी, कोरम कितना होगा, क्या अगर आप 8 मेंबर हैं तो 8 मेंबरों में कोरम कितना होगा, 2 मेंबर बार बार नहीं आ रहे तो क्या आप मीटिंग ही नहीं कर पाएंगे। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है आपको नई एनजीओ बनाते हुए। 3 ही तरह की कैटेगरी हैं, सोसाइटी, ट्रस्ट, सेक्शन 8 कंपनी, लेकिन इनका डिसीजन लेना बड़ा क्रिटिकल होता है। तो इसलिए आप इन चीज़ों का ध्यान रखना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यूजफुल रही होगी। कोई आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप या SMS कर दीजिएगा, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।